तो शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन में। और डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने सीख लिया था डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसकी विशेषताएं, डेप्रिसिएशन कैसे बना है ना, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, एंड बहुत सारी बातें है ना। उसमें 2 मेथड्स की चर्चा हम लोग किए थे, क्योंकि सिलेबस में 2 ही मेथड से एग्जाम में आता है, बट हो सकता है कि किताब में 2 से भी ज्यादा मेथड दे दे। बट मैंने कहा जैसे कि सिलेबस में 2 ही है और 2 ही पढ़ना है, एग्जामिनेशन में 2 ही आता है, ठीक है। तो 2 ही पर ध्यान देना है विशेष। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है WDV मेथड। बट इनके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं। ये नहीं कि केवल 2 ही मेथड होता है, ऐसा नहीं है। 2 के अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं और बहुत सारी किताबों में हमको 2 से ज्यादा मेथड मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मेथड हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ लिया था, दूसरा WDV मेथड भी पढ़ लिया था, कैलकुलेशन हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे करना है कैलकुलेशन। दूसरा चीज की अकाउंटिंग हम लोग देख रहे थे, अकाउंटिंग में हम लोगों ने सीखा जर्नल कैसे किया जाता है डेप्रिसिएशन से संबंधित, और फिर उनका लेजर भी हम लोग देख रहे थे, है ना। और लेजर में हम लोगों ने सीखा एसेट अकाउंट, यानी एसेट अकाउंट का लेजर बनाना सीखा, और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी लेजर हम लोगों ने सीखा। सीख लिया है इतना कुछ। और जब इतना कुछ हम लोगों ने सीख ही लिया है तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो शुरू हो जाइए, निकालिए सब लोग बुक निकालिए। बुक है सबके पास? चलो तो जल्दी से स्ट्रेट लाइन मेथड तब तक रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। जल्दी बोलो स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में। अगर हम कहें कि स्ट्रेट लाइन मेथड को और किन किन नामों से जाना जाता है तो बोलिए। इधर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इतने सारे नाम हैं। ये सब नाम क्यों पढ़े हैं और कैसे पढ़े हैं, सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बता दिए हैं। इसको दिखाने के लिए एक एग्जांपल हम बताए थे। मान लो कि एक एसेट है जो कि 1 लाख रुपए का है। एक एसेट कितने का है? 1 लाख रुपए का एसेट है, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना % लगाना है? 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। यानी 1 लाख का 10% हम लोग निकालेंगे पहले साल में, जो कि आएगा 10,000 रुपया, और फिर दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो भी 1 लाख रुपए पर ही निकालेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट का, यानी 1 लाख रुपया, उसी 1 लाख रुपए पर हर साल डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। आया बात समझ में? चलिए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड ये होता है कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकाला जाएगा, फिर तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, कितना भी साल अगर डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकाला जाएगा। में जो प्राइस है हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यही है, जरा बना के दिखाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, एन एसेट इज परचेज्ड फॉर रुपीज 1,10,000। एसेट कितने का खरीदा गया है? 1,10,000 का एसेट खरीदा गया है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एनुअली, और जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे लगाया जाता है? एनुअली, यानी सालाना लगाया जाता है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया जाता है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर, और जो उसका यूजफुल लाइफ है वो 10 साल है। एंड द रेजिडुअल वैल्यू इज रुपीज, लिखा है कि 1,10,000 का एसेट, 1,10,000 का एसेट है, डेप्रिसिएशन जो है वो एनुअली चार्ज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। उसका यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है, एंड द रेजिडुअल वैल्यू 10,000 रुपया। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं किसी एसेट पर, तो वो एसेट यूज करते करते इतना पुराना हो गया है कि अब वो यूज करने लायक नहीं है, अब उसको कबाड़ी में बेचना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो जो कबाड़ी में बेचना पड़ेगा तो कबाड़ी में कुछ तो रुपया मिलेगा ना, उसी को बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं उसको। आया बात समझ में? चलो, तो कहता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? अवशिष्ट मूल्य। यानी कि 10,000 रुपया हमको अवशिष्ट मूल्य के रूप में, यानी रेजिडुअल वैल्यू के रूप में हमको मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। आपको क्या निकालना है? एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी सालाना आपका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा ये निकालना है। एंड प्रिपेयर एसेट अकाउंट फॉर पास्ट 3 ईयर। फर्स्ट 3 ईयर का डेप्रिसिएशन आपको अकाउंट बना के, एसेट अकाउंट बना करके दिखाना है। तो जरा गौर से सुनिए। सबसे पहले आप लोग
क्वेश्चन बनाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि डेप्रिसिएशन निकालने का जो मेथड होता है, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन, इस पर जरा आप लोग गौर करें। जो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है वो कैसे निकलता है? तो डेप्रिसिएशन, एक तो आप लोगों ने देखा था कि हम लोग निकाल रहे थे कैसे, कुछ अमाउंट दिया था, अभी लिखना नहीं है, समझना है बोर्ड पर अच्छे से। 1 लाख रुपया नाम का एक अमाउंट दिया था और उस पर 10%, 10,000 रुपया आप अमाउंट निकाल दे रहे थे। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अमाउंट पता था और आपको रेट पता था। आया क्या बात समझ में? तो व्हेन अमाउंट एंड रेट इज गिवन, जब अमाउंट और रेट दिया हो तो ऐसे डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। बोलो, मतलब आपने पहला केस समझ लिया है ऑलरेडी कि जब अमाउंट और रेट दिया हो तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? अमाउंट इंटू रेट बाई 100, निकल गया डेप्रिसिएशन। बोलो ना जी। तो इसको केस नंबर 1 बना दे क्या? अमाउंट और रेट दिया हो तो ऐसे निकलेगा। देखो, तो पहला केस हमारा हो जाएगा, पहला केस हो जाएगा व्हेन अमाउंट एंड रेट इज गिवन, व्हेन अमाउंट एंड रेट इज गिवन, यानी कि जब अमाउंट दिया हो और क्या दिया हो? रेट दिया हो, तो फिर कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं जी? तो डेप्रिसिएशन बराबर होता है अमाउंट ऑफ एसेट, जो एसेट का अमाउंट है वो, इनटू रेट अपॉन 100। आ गया बात समझ में? बोलो ना जी। और जब रेट ना पता हो तब क्या करोगे? अगर रेट ना पता हो तो क्या करोगे? तो रेट के बदले में कुछ तो इंफॉर्मेशन दिया होगा ना क्वेश्चन में, जिसके मदद से डेप्रिसिएशन निकल सके। तो इंफॉर्मेशन के रूप में क्या दे सकता है सर? व्हेन अमाउंट ऑफ एसेट एंड, अमाउंट ऑफ एसेट दिया हो, यहां अमाउंट का मतलब है अमाउंट ऑफ एसेट से, अमाउंट ऑफ एसेट। तो जब अमाउंट ऑफ एसेट दिया हो एंड अमाउंट ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट and residual value is given, residual value is given, मतलब अगर रेट ना दिया हो तो ये दो इंफॉर्मेशन जरूर दिया होगा। एसेट का कितना अमाउंट है वो तो दिया ही रहेगा हर केस में, उसके साथ साथ इस संपत्ति का जीवन कितना है, लाइफ कितना है, मतलब कितना साल वो चल सकता है यूज में। आया बात समझ में? वो जरूर दिया होगा। और साथ ही साथ रेजिडुअल वैल्यू, मतलब कि जब यूजलेस हो जाएगा, वो यूज में नहीं रह पाएगा, तो कबाड़ी में बेचने लायक जो कीमत होगा वो कितना होगा, वो दिया रहेगा। आगे बात समझ में? तो ये केस नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में डेप्रिसिएशन बराबर क्या होता है सर? तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, जितना भी एसेट का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ एसेट होगा या कॉस्ट ऑफ एसेट होगा उसको लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट लिखेंगे, माइनस कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू। क्या माइनस कर देंगे? रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि कबाड़ी में तो कुछ मिल रहा है ना, तो जितना खर्चा हम लगाए थे, जितना लागत लगाए थे किसी एसेट को एक्वायर करने में, खरीदने में, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा ये अमाउंट जो कि कबाड़ी में बेचने से हमको मिलेगा। कि ये खर्चा में थोड़ी जोड़ेंगे हम लोग, ये तो मिल जा रहा है ना हमें, इसलिए इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और डिवाइडेड बाई, यहां लिख दिया जाएगा डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ एसेट, डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट। ये फॉर्मूला होता है आपका कि जब रेट ना दे करके, क्वेश्चन में जब रेट ना दे करके क्या दिया हो? लाइफ ऑफ एसेट दिया हो और रेजिडुअल वैल्यू दिया हो। आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे आधारित दिया हुआ है। तो इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड से आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने 2 फार्मूला सीखा, एक और फार्मूला है उसको हम बताएंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल ये 2 फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिए कि सर जब रेट दिया हो तब तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ एसेट लिख दीजिए, एसेट का कितना अमाउंट है इनटू रेट बाई 100 लिख दीजिए, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल एक ही डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा, मालूम है ना? पिछले क्लास में प्रूफ किए थे, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब कि हर साल इक्वली क्या होगा?
डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। तो एक साल जो आ जाएगा वही अमाउंट हर साल आएगा। तो चाहे जितने साल का डेप्रिसिएशन कह दे निकालने के लिए, उतने साल तक हम लोग सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। मतलब कैलकुलेशन सिर्फ एक बार करने की आवश्यकता है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, तो ये तो सिंपल सा था रेट दिया हो तो। लेकिन अगर रेट ना दिया हो, रेट के जगह पर कोई और इंफॉर्मेशन दिया हो तो क्या दे सकता है सर? तो लाइफ दे सकता है, एसेट का लाइफ कितना है, जीवन कितना है, और रेजिडुअल वैल्यू दे सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में डेप्रिसिएशन बराबर होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन बराबर सी माइनस आर बाई एन। एन, सी का मतलब हो गया कॉस्ट, आर का मतलब रेजिडुअल वैल्यू, एन का मतलब नंबर ऑफ लाइफ। ठीक है, और डी का मतलब डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत? बस उसी को शॉर्ट में लिख दिए हैं, जो ऊपर वाला लिखे हैं ना फुल फॉर्म में, इसी को शॉर्ट में लिख दिए हैं। सी, डी का मतलब डेप्रिसिएशन, सी का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट, आर का मतलब रेजिडुअल वैल्यू, और लाइफ ऑफ एसेट जो होते हैं वो नंबर्स में होते हैं कि 5 साल चलेगा कि 8 साल की 10 साल है कि नहीं, तो उसको एन से दिखाया जाता है, तो डिवाइड बाई एन, ये आपका फॉर्मूला होता है। आइए इसी के आधार पर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से सुनेंगे। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि एन एसेट इज परचेज फॉर रुपीज 1,10,000। एसेट कितने में खरीदा गया? अच्छा, आगे कुछ भी पढ़ने से पहले मैं जरा इसको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा थोड़ा सा। और यहाँ कॉस्ट ऑफ एसेट जो शब्द है ना, माने किसी भी संपत्ति का कीमत, ये कीमत शब्द में बहुत कुछ आता है। जैसे अगर हम कीमत की बात करें तो मान लो कि अगर एसी हमने खरीदा, एसी एक एसेट है, तो एसी नाम का एक संपत्ति हमने खरीदा, तो जब शोरूम में गए तो 35,000 दाम बोला इसका, हम बोले ठीक है। लेकिन उसके बाद वहां से गाड़ी भाड़ा ढुलवा करके यहाँ तक कोचिंग तक लाने में 500 रुपया खर्चा लग गया, ढुलाई भाड़ा 500 रुपया। यहाँ आने के बाद एजेंसी वालों का ये कहना था कि आपको इंस्टॉलेशन फी अलग से देना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन चार्ज उस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं था, इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना पड़ेगा, मैंने यहाँ सेट कराने का खर्चा अलग से देना पड़ेगा। तो 500 रुपया उसका दिए, 499 रुपया था, मान लो 500 रुपया। आ रहा बात समझ में? 500 रुपया ढुलाई में चला गया, 500 रुपया सेट करवाने में, इंस्टॉल करवाने में लग गया, 1000 रुपया लग गया ना एक्स्ट्रा में। अब बताओ कि वास्तविकता में एसी हमको यहाँ यूज में लाने में कितना का पड़ा? 35,000 का नहीं, 36,000 का पड़ा। आया बात समझ में? तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एसेट 35,000 नहीं कहलाएगा, बल्कि 36,000 कहलाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, ये सिर्फ आपने जितने में परचेज किया है, परचेज प्राइस ही केवल नहीं होगा, परचेज प्राइस के साथ साथ उस एसेट को लाने में भाड़ा कितना लगा उसको भी जोड़ेंगे, और इसको इंस्टॉल करवाने में खर्चा कितना लगा उसको भी जोड़ेंगे। इस तरह के और कोई भी खर्चे हुई हैं उन सबको जोड़ा जाएगा। आया बात समझ में? बोलो ना। और उतना ही नहीं, एशिया सेट करवाने के लिए वो पीछे देखे होंगे आप लोग, स्टैंड बनवाए हैं, वो स्टैंड अलग से बनवाए हैं, उसमें भी 2,000 रुपया लगा, उस भी तो खर्चा में जुड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो केवल इस माने 35,000 रुपया पर नहीं लगेगा जितना का हम खरीद के लाए हैं, बल्कि ये जो भी खर्चा हमने मशीन से संबंधित किया, ये कैपिटल नेचर का खर्चा माना जाएगा, पूंजीगत प्रकृति का खर्चा माना जाएगा। और पूंजीगत प्रकृति के जो खर्च होते हैं उनको एसेट के कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाता है और एसेट के नाम से ही दिखाया जाता है। बोलो, जर्नल एंट्री जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि नहीं ये बात? कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट के बारे में बताए थे ना। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर के साथ अगर गुड्स खरीद के लाए हैं और गाड़ी भाड़ा दिए हैं, गुड्स खरीद के लाए हैं और गाड़ी भाड़ा दिए हैं तो रिवेन्यू नेचर का है। इस गाड़ी भाड़ा को अलग से दिखाना पड़ेगा कि हमने कैरेज दिया है तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर मशीन एसी खरीद के लाए हैं तो अब गाड़ी भाड़ा दिए हैं तो गाड़ी भाड़ा अलग से नहीं लिखाएगा, मशीन के नाम से ही लिखा जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ रहे हो बात? ये आपको पहचानने आना चाहिए सर, कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर का आइटम। सीएमए फाउंडेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर, कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर से फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछेगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सर कॉस्ट ऑफ एसेट हम बताना चाहते थे कि कॉस्ट में केवल परचेज प्राइस ही नहीं होता है, परचेज प्राइस के साथ साथ उस एसेट में और भी अगर कोई खर्चा लगा है उन सभी खर्चों को इसमें जोड़ दिया जाता है, तब जाके हमारा बनता है कॉस्ट ऑफ एसेट। कहिए कोई डाउट? ओरिजिनल कॉस्ट सब जोड़ के ही सब जोड़ के ही उसको ओरिजिनल कॉस्ट कहा जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिखा है, अगर ये सब इंफॉर्मेशन दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तब तो क्या, तब आराम से बनाओ। ये सब इंफॉर्मेशन जो मैंने एक्स्ट्रा में बताया, ये दिया होगा तब ना, नहीं दिया होगा तो फिर अब देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है। लिखा है, ये देखिए, ये जो बुक मेरे हाथ में है, आप सभी देख सकते हैं कि ये जो बुक मेरे हाथ में है, SBPD फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया है। मतलब अगर पुराना किताब आपके पास है कोई सा भी तो नहीं चलेगा, नया किताब आप लोग लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आया है। जो लोग इग्नू वाले हैं उनका तो किताब आएगा ही आएगा, जो DDU वाले हैं वो भी लोग भी अपना किताब लेकर के आ सकते हैं। जो जेपी और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो वो लोग ये किताब लेकर के आएँ और जल्द से जल्द खरीद लें, क्योंकि पढ़ाई अब स्पीड में होगा। बहुत दिनों से हम पढ़ा रहे हैं और बहुत स्लो पढ़ा रहे थे, अब स्पीड हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अब गियर चेंज करने का समय आ गया है, 1 नंबर से गाड़ी 2 नंबर में आएगी। चलिए ठीक है। तो जब तुम पेमेंट किए ही नहीं हो तो काहेगा तुम्हारा खर्चा, बोलो। हाँ, डिस्काउंट अगर तुमको मिला है तो तुम पैसा दिए क्या, उतना रुपया नहीं दिए, तो तुम्हारा खर्चा हुआ नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारा जितने कम का पड़ा ये सेट उतना ही पर ना दिखाओगे, जितने का तुमको पड़ा उतने का तुम दिखाओगे, सिंपल सी बात है। डिस्काउंट मिल गया तो अच्छी बात है ना, कॉस्ट ऑफ एसेट कम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो डेप्रिसिएशन को, अभी तो नॉर्मली हम शुरू किए हैं डेप्रिसिएशन, हालांकि शुरू किए थे तो आप लोगों ने देखा कि बहुत कुछ नया नया चीज बताए जो शायद आप तो 11th-12th में नहीं जानते थे, है ना, बहुत सारी चीजें बताएं। अच्छा, कुछ तो एक भी शब्द तो जरूर आप लोगों को मिला होगा नया, कुछ लोगों को तो बहुत कुछ नया मिला है ना, डेप्रिसिएशन शुरू किए थे तो उसमें भी बहुत कुछ नया मिला था। चलिए फिलहाल ध्यान दीजिए। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जितने का कॉस्ट आपको पड़ेगा उसी कॉस्ट को यहां लिखना है। आया बात समझ में, मार्केट में क्या प्राइस है उससे मैटर नहीं करता है। चलिए ये सब डिस्कशन हम करेंगे, चिंता ना करें, डेप्रिसिएशन को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। लिखा है कि एन एसेट इज परचेज फॉर 1,10,000, एसेट कितने का खरीदे हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं ताकि बुक तो सबके पास है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट दे दिया ना इंफॉर्मेशन में, बोलो तो परचेज प्राइस ऑफ एसेट दे दिया, परचेज प्राइस ऑफ एसेट कितना दिया है बोलो तो 1,10,000 रुपया। कोई डाउट किसी को? आगे लिखा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड कौन सा है? मेथड है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड यानी SLM। कोई दिक्कत किसी को? आगे लिखा है क्वेश्चन में द यूजफुल लाइफ, देखो आ गया ना, रेट नहीं बता रहा है, यूजफुल लाइफ बता रहा है, मतलब दूसरा वाला मेथड यूज होगा, समझ के बाद। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर्स। यूजफुल लाइफ कितना है, तो यहां लाइफ लिख दे क्या, 10 साल, 10 ईयर। बोलो कोई दिक्कत? आगे लिखा है क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, नहीं आगे लिखा है एंड द रेजिडुअल वैल्यू इज ₹10,000। रेजिडुअल वैल्यू बोलो ना, ऐसे लिख दे शॉर्ट में, रेजिडुअल वैल्यू कितना है 10,000 रुपया। तो कहता है यू हैव टू फाइंड आउट, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन कितना होगा ये निकालना है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा ये निकालना है, और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के साथ ही साथ आपको एसेट अकाउंट बना करके दिखाना है, एसेट अकाउंट का लेजर बना के दिखाना है। तो आप लोगों को लेजर समझाए थे ना जी, अच्छे से समझा दिए थे, अच्छे से बन सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन बनाना इसका। चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ही निकाल लिया जाए, बोलो ना। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, जब भी सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। बताओ, डेप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। तो बताओ कॉस्ट कितना है 1,10,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितना है 10,000 डिवाइड बाई लाइफ कितना है 10 साल। तो बताओगे कितना हुआ 1,10,000 माइनस 10,000 कितना हुआ 1,00,000 डिवाइड बाई 10 बराबर 10,000। ये 10,000 क्या आया, क्या आया 10,000 डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। बताओगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, 3 साल का बोला है ना, फॉर फर्स्ट 3 ईयर 3 साल का बोला है। बताओगे 3 साल का डेप्रिसिएशन क्या क्या होगा सर? चूंकि मेथड SLM है इसीलिए तीनों साल डेप्रिसिएशन सेम होगा, क्योंकि SLM को स्ट्रेट लाइन मेथड को
इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि पहले साल में जो डेप्रिसिएशन आया है वही डेप्रिसिएशन हर साल हर साल हर साल आते रहेगा। आया बात समझ में? चलिए सर, तो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन तो निकल गया सर, लेकिन अब इसके मदद से हमें क्या करना है? एसेट अकाउंट, यानी कि जो भी एसेट खरीदा गया है, नाम दिया है क्या एसेट का? नहीं दिया है एसेट का नाम, तो सिर्फ और सिर्फ एसेट अकाउंट लिख करके और उसका लेजर 3 साल के लिए बना देना है। बना सकते हो क्या? शुरू किया जाए। उधर मिटाएं कि लिखोगे? अच्छा, बड़ा बात मान रहे हो तुम लोग आजकल। लिखो लिखो। हमने एक सवाल पूछा अभी अभी थोड़ा देर पहले कि मशीन अकाउंट का लेजर हम बना रहे हैं। अब मशीन अकाउंट का सोच समझ के बोलना सब एकदम। मशीन अकाउंट का सीडी बैलेंस जो है वो डेबिट में आ गया है। क्या ये सही है या गलत है? डेबिट में, यानी आप कहना चाहते हैं कि गलत है, तो क्यों गलत है? सीडी करने का, हाँ जी, न्यू स्टूडेंट लोग बोलेंगे कि सीडी तो सर उधर होता है ना जिधर बैलेंस कम होता है। सिंपल। मशीन अकाउंट बना रहे थे और डेबिट साइड में बैलेंस कम आ गया, क्या जी बोलेंगे? आप नाम क्या बताइए? नाम भूल गया। सृष्टि। मशीन अकाउंट बना रहे थे तो लास्ट में सब जब पोस्टिंग हो जाता है तो लास्ट में सीडी करते हैं ना, बैलेंस सीडी। तो डेबिट साइड में कम आ रहा था तो डेबिट साइड में बैलेंस सीडी कर दिए। वो कह रहे हैं भाई साहब गलत है। आपको गलत लग रहा है? जिधर कम आता है उधर सीडी कर, यही ना पढ़ी हैं सब लोग, यही पढ़े हैं सर। अब वो कह रहे हैं भाई साहब गलत है। चलिए, जी हाँ, अगर डेबिट साइड में सीडी आ रहा है तो वो गलत है, आना ही नहीं चाहिए। अगर आ रहा है डेबिट साइड में कम आपका, तो या तो आपका क्वेश्चन गलत है या तो आपने सॉल्यूशन गलत बनाया है। चलो चलो आगे बनाओ, इसको बना के दिखाओ पहले। इसका एसेट अकाउंट का फॉर्मेट खींचो और 3 साल का बना के दिखाओ, जल्दी करो। तो उम्मीद करें कि आप लोग उस साइड का लिख लिए हैं, और अगर उस साइड का लिख लिए हैं तो क्या हम मिटा करके एसेट अकाउंट का लेजर बना सकते हैं? देखिए, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है आप लोगों की। बस कोशिश कीजिएगा कि अंत भी इसी प्रकार से हो, अच्छे प्रकार से। ये नहीं कि बीच में तनी हई है तनी हऊ है, लगे इधर उधर भटकने। चलो देखो इधर, एसेट अकाउंट। अयो करनो पूछ रहा था मैसेज करके, सर क्लास चलेगा? टेस्ट तुम लोग का बीएसटी का टेस्ट होगा। चलो देखो फटाफट बोलो तो। देखो ऐसा है कि क्वेश्चन में डेट बोला भी नहीं है। क्वेश्चन में बोला है क्या? आज हम नहीं बोला है तो अलग से कॉलम खींचने की क्या जरूरत है? जरूरत है? नहीं है जरूरत। 3 साल का बोला है तो 3 बार इक्वल इक्वल कर देना, हो गया 3 साल का। चलो बोलो, सबसे पहले एसेट खरीदा गया है ना जी, 1,10,000 का। हाँ, तो जब एसेट हम लोग खरीदते हैं तो एंट्री क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। तो एसेट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं ना, तो एसेट अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे तो कैश अकाउंट, बिना जर्नल के डायरेक्ट लेजर। कोई दिक्कत? जैसे एसेट खरीदा गया सबसे पहले तो एंट्री क्या होगा? एसेट खरीदा जाएगा सबसे पहले तो एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा ना। 1,10,000 का एसेट खरीदा गया है, आया बात समझ में? और जर्नल से लेजर तो पड़ी होंगी कि अगर एसेट अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट साइड में जाएंगे और अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे। तो वही तो कहीं किए है वहां पे, देखिए तो एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो उसके डेबिट साइड में जाएंगे, अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे। आप लोगों को तो सिखाया ना जी, प्रैक्टिस भी करा दिए हैं कि बिना जर्नल बनाए डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं या लेजर को देख के जर्नल भी बता सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, कितना रुपया का खरीदा गया है? 1,10,000 का एसेट खरीद लिए। उसके बाद क्या हुआ सर?
साल के अंत में बीच में कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है तो साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और डेप्रिसिएशन कितना रुपया लगाएंगे? 10,000। लेकिन डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यही एंट्री होगा ना। दूसरा, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। किसी को कोई दिक्कत? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 10,000 रुपया। अब आप देख सकते हैं कि एसेट आपका कौन से साइड में है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही ना। बात ना कीजिए। कितना रुपया? 10,000। और फिर एक और एंट्री होता है, आप लोग को मालूम है ना कि सर जो डेप्रिसिएशन है ना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। बोलो ना, इस डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 रुपया, यही होगा ना। तो सर आप देख सकते हैं कि इसमें एसेट है क्या? कहीं ना डेबिट में ना क्रेडिट में। तो क्या लेजर में जाएगा? नहीं जाएगा। काम खत्म, पहला साल का हो गया। अब इसके बाद तो दूसरा साल का एंट्री शुरू हो जाता है ना। तो पहला साल में इतना ही था, कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या करते हैं? सी डी इक्वल बी डी। लेजर बनाने के 4 स्टेप। पहला पोस्ट, दूसरा सी डी, तीसरा इक्वल, चौथा बी डी। 4 स्टेप। पोस्ट सी डी, पोस्ट सी डी, पोस्ट हो गया। सी डी बताइए किधर करेंगे? जिधर कम होगा उधर सी डी करेंगे। नहीं, ये लोग कॉन्सेप्ट गलत बोल रहा है। लो, बाई साइड होगा। क्या है लॉजिक? बताइए क्यों बाई साइड में होगा? क्योंकि अमाउंट कम है ना जी। गजब वाला बोल ही नहीं रहा सर। यस, अमाउंट कम है इसलिए इधर क्रेडिट होगा, बेहतर चीज है। चलिए बोलिए, मैंने क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। कोई बात नहीं, हम लोग कुछ जो उतना आप लोग जानती हैं। अब चूंकि आप लोग उतना दूर से चल के आई हैं कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में, तो न्यू वर्जन लाइक आपको नॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, जितना जानती हैं उससे बढ़ के नॉलेज यहाँ मिलेगा। देखिए, पढ़ा रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर, आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी आपको नया मिलेगा, इसकी गारंटी है। अब चूंकि 2 दिन और पहले आई होती तो 2 दिन पहले ही चैप्टर शुरू किए हैं। बहुत कुछ नया बताए हैं, बहुत कुछ। जितना आप लोग पढ़ के आए हैं उसके तुलना में बहुत कुछ नया बताए हैं जो आप लोग 11th में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन चैप्टर में ही क्वेश्चन नंबर 1 तो अभी आज शुरू किए हैं ना। इसके पहले 2 दिन से क्या कर रहे थे? 2 दिन से खाली इसके बारे में खूब डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, चलिए तो बाई बैलेंस सीडी बताइए कितना रुपया होगा? 1 लाख रुपया होगा। दोनों तरफ 1,10,000 इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? क्या दिक्कत? 1,10,000 सीडी के बाद बोलोगे किधर होगा? टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया? 1 लाख। सर होना भी चाहिए डेबिट साइड, नहीं होना चाहिए? नहीं होगा तब गलत है। क्या गलत है जी? चलो देखो इधर, इधर देखो। अब दूसरा साल शुरू। अब दूसरा साल शुरू तो फिर दूसरे साल में क्या एसेट खरीदोगे? क्या नहीं सर, वही एसेट बार बार चल रहा है ना, हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो एसेट कुछ नहीं डालने की आवश्यकता है, डायरेक्ट लिखो ऐसे। डालने ही का मन है जब, तो तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक कॉलम खींच के अब बस यहाँ पर डेट या सीरियल नंबर नहीं बल्कि केवल लिख देना फर्स्ट ईयर, यहाँ पर फर्स्ट ईयर, यहाँ पर सेकेंड ईयर, इसके बाद थर्ड ईयर। बस इतना ही लिख देना, काम खत्म। वैसे तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। चलो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये 1 साल हो गया खत्म, अब यहाँ आएंगे फिर 2 साल खत्म, फिर इसके बाद आएंगे 3 साल खत्म। 3 साल का बोला है क्वेश्चन में। चलो तो अब क्या करेंगे सर? एसेट तो खरीदेंगे नहीं, तो सीधे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आप लोगों को सिखाए थे कि सर ऊपर वाला ही बार बार चलते आएगा नीचे तक। डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सीडी करेंगे, इक्वल करेंगे, बीडी करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सीडी करेंगे, इक्वल करेंगे, बीडी करेंगे, वही हर साल चलते रहेगा। क्योंकि एंट्री सिखाए थे ना अच्छे से, एंट्री देख रहे थे आप लोग, बार बार रिपीट हो रहा था क्योंकि प्रोसेस सेम है। उसी एसेट पर वही डेप्रिसिएशन लगाना है, फिर सीडी करके इक्वल करके बीडी करना है, फिर डेप्रिसिएशन लगा के सीडी करके इक्वल करके बीडी करना है, फिर सीडी लगा के, यही काम करते जाना है हर साल दर साल, है कि नहीं? बोलो ना। तो चलो क्या लगाएं? सीडी नहीं सर, पहले डेप्रिसिएशन। तो लिखते हैं बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट बताओगे? अरे सर अमाउंट निकालना पड़ेगा ना। नहीं सर,
क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अमाउंट वही बार बार आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड कहता, स्ट्रेट लाइन मेथड का और भी नाम है, जैसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और ये सब नाम इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इन सब का मतलब होता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब जो अमाउंट होगा वो फिक्स होगा या इक्वल होगा हर साल दर साल। तो बार बार डेप्रिसिएशन निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वही अमाउंट लिख दे दूसरे साल में? अरे बोलो ना। अब डेप्रिसिएशन लगा दिए हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसमें तो एसेट आता ही नहीं है सर। और जब एसेट नहीं आता है तो ये एंट्री जाएगा नहीं उसमें। तो अब लास्ट एक ही आइटम बचता है बैलेंस सीडी करने के लिए। और बोलो तो बैलेंस सीडी फिर से क्रेडिट साइड में होगा क्या? यस सर, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड में नहीं हुआ इसका मतलब गलत है। रीजन तो आप लोगों को पता ही है। चलो बोलो कितना रुपया? 90,000। दोनों तरफ क्या कर दें? इक्वल। कितना रुपया? 1,00,000। बोलो ना। अब सीडी के बाद बीडी, टू बैलेंस। बीडी कितना रुपया है? 90,000। 2 साल खत्म, तीसरा साल शुरू, फिर वही काम करेंगे ना, डेप्रिसिएशन सीडी। अरे बोलो ना भाई, साल दर साल तो वही चलते आ रहा है। तो वही लिखो। क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया, अमाउंट वो सेम रहेगा, बाई बैलेंस सीडी कितना 80,000, दोनों तरफ 90,000 और इधर भी 90,000। काम खत्म। बोलो ना। अब बीडी करके छोड़ दो, टू बैलेंस बीडी 80,000 खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 1। कोई डाउट? बहुत भारी लग रहा है क्या? नो सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बट जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और दे दिया है। जैसे मैंने बताया था कि एसी को फिक्स कराने का खर्चा 500 रुपया दिए थे, फिक्स कराने का खर्चा। वो फिक्स कराने का खर्चा भी क्या करेंगे? एसेट के कॉस्ट में ही जोड़ देंगे और फिर एसेट के नाम से दिखाएंगे। माने एसेट अगर हमने खरीदा है 8,000 का, और सुनो, अगर 8,000 का एसेट हमने खरीदा है, 8,000 का एसेट खरीदा है और 400 रुपया हमने इस्टेब्लिशमेंट चार्ज के रूप में, यानी उसको फिक्स कराने के रूप में 400 रुपया खर्च कर दिया, तो वो एसेट कितने का कहलाएगा? 8,400 रुपए का कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए, 2 बचा है और 3 में 2 ठो दिया है, 3 का ए और 3 का बी। आप लोगों को घर पर भी जाके सवाल ट्राई करके लाना है, बना के लाना है। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो हम हैं बताएंगे। सारा कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। हो सकता है क्वेश्चन में एक से ज्यादा एसेट दे दे, माने एगो मशीन के अलावा दूसरा मशीन भी दे दे, तो घबराना नहीं है। क्या दिक्कत है? 2 गो मशीन खरीदने का एंट्री कर देंगे अलग अलग, 2 गो पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का अलग अलग लिख देंगे, मशीन 1 मशीन 2 कर देंगे। बोलो। 11th क्लास में ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, उससे कुछ ज्यादा टफ नहीं है, वही है लगभग। हाँ, तो 3 गो का एंट्री करेंगे, क्या दिक्कत है? डेट अलग अलग होगा तो 3 बार करना पड़ेगा सर, एक ही डेट नहीं है। डेट पर गौर कीजिए, अलग अलग डेट है। मैंने कहा था फर्स्ट डे ही डेप्रिसिएशन उसी व्यक्ति का स्ट्रांग होगा जिसका डेट पर कमांड होगा। कॉन्सेप्ट तो सब लोग समझ जाते हैं, डेट पे लिखने में गड़बड़ा जाते हैं। आ गया डेट का खेल शुरू। अब डेट को गौर से समझ के, गौर से ध्यान दे करके डेट को तब लिखना होगा। किसी एसेट पर 1 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा तो किसी पर 9वें महीने का निकलेगा, किसी पर 8वें महीने का, किसी पर 6वें महीने का निकलेगा। समझ रहे हैं बात? हाँ, तो आपको दिन गिनने आना चाहिए। जून में खरीदे हो तो अप्रैल से डेप्रिसिएशन लगाओगे। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा ईयर दिया है। क्वेश्चन में दिया होगा ना डेट, पहचान में नहीं आ जाएगा कैलेंडर ईयर चल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर। साफ साफ लिखा है, आप देखिए क्वेश्चन को गौर से। फाइनेंशियल ईयर है, क्वेश्चन में जरूर बता देगा कि कौन सा कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है।
हाँ तो रेट दिया है तो अच्छी बात है, पहले वाले मेथड से निकालेंगे। दोनों ही मेथड मैंने बता दिया है। रेट अगर दिया हो तो कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और रेट ना दिया हो तो यूजफुल लाइफ दिया होगा और रेजिडुअल वैल्यू दिया होगा, है ना, उसे निकाल देंगे। दोनों में से कोई तो मेथड देगा ना निकालने के लिए, जो देगा उससे निकाल दिया जाएगा। चलो ऐसा है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाना शुरू करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। शुरुआत हो गया है सवाल बनाने का, और आप लोग घर जाके बनाएंगे, यहां आकर के भी बनाएंगे, ठीक है। और फिर अब रोज आते ही हमारा एक ही काम बचा है, कंसेप्ट तो पूरा समझा दिए हैं, बस एक ही काम बचा है क्वेश्चन बनाना। फटाफट आते ही रोज हम लोग 2-4 को क्वेश्चन यहां बनाएंगे, 2-4 को घर पे बनाएंगे, चैप्टर फटाफट आगे बढ़ जाएगा। एक आध चीज हमें बताना होगा, हम बुक में देख पा रहे हैं कि और भी कुछ कुछ मेथड से सवाल दे दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था सिलेबस में 2 ही मेथड दिया है, स्ट्रेट लाइन और WDV, तो हम लोग 2 ही मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे देने के लिए तो बहुत सारे मेथड दे दिया है किताब में, 2 के अलावा भी, लेकिन केवल हम लोग 2 मेथड से ही पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में 2 ही दिया है। यानी कि सवाल नंबर 1 से लेकर के और सवाल नंबर लगभग 14 तक। आप लोगों का थोड़ा 2-3 चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, एक तो डेट पर, दूसरा कैलकुलेशन पे, थोड़ा कैलकुलेशन अपना तेज फास्ट कीजिए, जरूरत पड़ेगा। और जर्नल और लेजर को समझने पर ध्यान दीजिए। जिनका जर्नल लेजर वीक है सर, पहले जर्नल लेजर पे ध्यान दीजिए। और यही वजह है कि मैंने ये सब पढ़ाने के पहले मैंने डिटेल में इस पूरे क्लास को पहले जर्नल पढ़ाया फिर लेजर पढ़ाया। सोचिए बीकॉम पार्ट 1 में आए बच्चों को जर्नल और लेजर हम पहले पढ़ाएं, और आप लोगों ने देखा कि बहुत कुछ नया सीखने को मिला था जर्नल लेजर में। तो जर्नल लेजर पे पकड़ पहले बनाइए। और अगर कोई डाउट है जर्नल लेजर में तो हमारा बैकअप क्लास अवेलेबल है, बैकअप के रूप में आपको क्लास मिल जाएगा, जो भी पढ़ाई हो गया है वो सब क्लास के रूप में आपको मिल सकता है, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स 2.0 पे। चलिए तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।